कल्पना कीजिए कि एक कोई इंसान एक बहुत ही मशहूर मैजिक शो देखने जाता है। हाँ। वो 500 रुपए का महंगा टिकट खरीदता है, अंदर जाकर आरामदायक कुर्सी पर बैठता है और उम्मीद ये होती है कि अगले 3 घंटे तक बेहतरीन जादू और मनोरंजन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही जाते हैं। लेकिन शो शुरू होने के कुछ ही देर बाद उस इंसान को एहसास होने लगता है कि स्टेज पर खड़ा जादूगर असल में कोई जादू नहीं दिखा रहा है। अच्छा, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो बहुत ही चालाकी से एक खास ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर बेचने की कोशिश कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? वहां बैठे ज्यादातर दर्शकों को भनक तक नहीं लगती कि उनके साथ मनोरंजन के नाम पर एक सौदा किया जा रहा है। ओह वाओ, ये काफी सटीक और गहरा उदाहरण है। क्योंकि देखो, जब कोई इंसान बाजार में होता है ना, तो उसका दिमाग खरीदारी के लिए सतर्क रहता है। हाँ, लॉजिकल ढाल बनी होती है। सही कहा। लेकिन जब वही इंसान मनोरंजन की तलाश में किसी थिएटर में जाता है, तो उसकी मानसिक सतर्कता यानी उसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से सो रहा होता है। और किसी भी विचार या एजेंडा को बेचने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। और आज की इस गहन चर्चा यानी हमारे इस डीप डाइव का फोकस भी यही है। आज हम सिनेमा साइकोलॉजी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बीच के इस जटिल कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारा सोर्स है एक काफी पॉपुलर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में धुरंधर 2 नाम की फिल्म का एक डीपली क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस सोर्स के अनुसार कैसे ग्रैंड सिनेमैटिक सेट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करके लोगों की यादों, उनके अनुभवों और यहाँ तक कि देश के इतिहास को फिर से लिखा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग विषय है। पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर सिर्फ इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि सोर्स ने फिल्म में इस्तेमाल की गई तकनीकों को कैसे डिकोड किया है। ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी था क्योंकि टॉपिक काफी सेंसिटिव हो सकता है। चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। तो सोर्स की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले दावे से होती है। जी हाँ, सोर्स का सबसे पहला दावा ही ये है कि धुरंधर 2 को केवल एक साधारण फिल्म समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वीडियो के मुताबिक ये रूलिंग पार्टी का अब तक का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। वेट, एक चुनावी विज्ञापन? हाँ, और विज्ञापन की दुनिया का आम नियम क्या होता है? लोग एड्स देखने से बचते हैं, चैनल बदल देते हैं, है ना? लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत ऐड है जिसके लिए दर्शक खुद अपनी जेब से 500 रुपए खर्च करके सिनेमा घर जाते हैं। अरे बाप रे, लोग खुद पैसे देकर ऐड देख रहे हैं। पर मैं सोच रहा था कि सोर्स सिर्फ हवा में तो ये दावा नहीं कर रहा होगा, राइट? कुछ ठोस आधार तो दिया होगा उसने। बिल्कुल दिया है। सोर्स सीधे तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म से दिए गए बयान दिखाता है। जैसे वीडियो में असम के चीफ मिनिस्टर का वो बयान दिखाया गया है, जहां उन्होंने खुलेआम कहा कि जो भी व्यक्ति ये फिल्म देखेगा वो निश्चित रूप से उसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट देगा। ओह, यानी सीधा सीधा कनेक्शन बता दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा सबूत ये दिया गया है कि फिल्म के ऑफिशियल गानों का इस्तेमाल सीधे तौर पर पॉलिटिकल प्रोमोज में हो रहा है। इसका मतलब ये कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, बल्कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से किया जा रहा प्रचार है। तो इंटेंट तो काफी क्लियर लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर पॉलिटिकल मैसेज देना ही है तो उसे रैली या भाषण के जरिए भी तो दिया जा सकता है ना? उसे कहानी और गानों में लपेटने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब हमारे इंसानी दिमाग के उसी डिफेंस मैकेनिज्म में छिपा है जिसकी हमने पहले बात की थी। जब कोई पॉलिटिकल डिबेट देखता है तो उसका दिमाग एक लॉजिकल ढाल पहन लेता है, हर दावे पर सवाल उठाता है। हाँ, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। सही। पर जब वही इंसान पॉपकॉर्न लेकर अंधेरे सिनेमा हॉल में बैठता है तो वो ढाल गिर जाती है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है और इमोशंस के बहाव में बहने को तैयार रहता है। तो जब किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक इमोशनल स्टोरी और अच्छे म्यूजिक के साथ परोसा जाता है तो वो लॉजिकल सवालों को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती है। अच्छा, तो यहाँ पर फिल्म की शुरू में आने वाला वो डिस्क्लेमर यानी चेतावनी वाला हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सोर्स ने उस पर काफी जोर दिया है। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। सोर्स के अनुसार फिल्म बार बार दावा करती है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। दाऊद इब्राहिम जैसे रियल वर्ल्ड क्रिमिनल्स के नाम लिए जाते हैं, असली न्यूज फुटेज दिखाते हैं, लेकिन लीगली बचने के लिए शुरू में एक छोटी सी लाइन लिख दी जाती है कि ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। वीडियो क्रिएटर इसको एक लीगल चीट कोड बुलाते हैं। मतलब ये एक ऐसी चाल है जिससे आप फैक्ट्स को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकते हैं।
और अगर कोई कल को सवाल उठाए तो आप उसे एक लाइन के पीछे छिप सकते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था ये फिक्शन है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मार्केट में मिलने वाला कोई फ्रेश टमाटो केचप, बोतल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ताज़ा टमाटर लिखा होता है, रंग भी लाल होता है, कोई भी उसे सच मान लेगा। सही बताया आपने। लेकिन अगर आप उसको घुमाकर बहुत ही बारीक अक्षरों में पढ़े तो पता चलेगा कि उसमें असली टमाटर का एक अंश तक नहीं है, सिर्फ केमिकल और रंग भरा है। पर दर्शक उस लाल बोतल को देखकर उसे सच मान लेते हैं। बिल्कुल वही फंडा यहाँ अप्लाई होता है। लेकिन इस फिक्शन को दर्शकों के दिमाग में सच बनाकर बिठाने के लिए सोर्स एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल हैकिंग का जिक्र करता है। आप इमोशनल प्राइमिंग की बात कर रही है ना? हाँ, साइकोलॉजी की भाषा में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहते हैं। किसी भी प्रोपेगेंडा का ये सबसे धारदार हथियार होता है। मैंने वीडियो में देखा था इसके बारे में। फिल्म शुरू होते ही मेन स्टोरी स्टार्ट होने से भी पहले एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जो दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। पाकिस्तान में एक सिख व्यक्ति को झूठे आरोप में भीड़ जिंदा जला देती है और पीछे सर तन से जुदा के नारे गूंज रहे होते हैं। और सबसे हैरानी की बात क्या है, सोर्स काफी क्लियर शब्दों में बताता है कि इस भयानक सीन का फिल्म की मेन स्टोरी, कैरेक्टर्स या आगे आने वाली घटनाओं से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है? तो अगर सीन कहानी का हिस्सा ही नहीं है तो इसे सबसे पहले क्यों दिखाया गया? क्या वो बस दर्शकों के दिमाग के केमिकल रिएक्शन को हैक कर रहे हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। इसका मेन टारगेट ही ऑडियंस की इमोशंस को हैक करना है। सोर्सेस को समझाने के लिए एक हलवाई का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर कोई हलवाई किसी इंसान को सबसे पहले खाने के लिए एक बहुत तीखी मिर्च दे दे। बाप रे, मुंह पूरी तरह जलने लगेगा। हाँ, मुंह जलने लगेगा, आंखों से पानी आएगा और वो तड़प उठेगा। अब इस हालत में हलवाई उसके सामने अपनी बनाई कोई भी मिठाई रख दे, चाहे वो कितनी भी बासी या खराब क्यों ना हो, वो इंसान उसे तुरंत खा लेगा। क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग टेस्ट चेक नहीं कर रहा होता, उसे बस उस जलन और दर्द से फौरन राहत चाहिए होती है। सही। वो पहला सीन उस तीखी मिर्च का काम करता है। वो दर्शकों के अंदर एक गहरा डर, इनसिक्योरिटी और गुस्सा भर देता है। और जब दिमाग डर में होता है तो सोचने समझने की ताकत खो बैठता है। ओह! और अब इस डरे हुए दिमाग के सामने आप जो भी मसीहा पेश करेंगे, दर्शक उसे बिना किसी विरोध के एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त उन्हें बस उस डर से बचाने वाला कोई हीरो चाहिए होता है। कमाल की टेक्निक है। और यहीं से फिल्म में उस मसीहा की एंट्री होती है जो उस डर को खत्म करेगा। लेकिन उस मसीहा को ताकतवर दिखाने का जो तरीका फिल्म ने चुना है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, सोर्स इस पर खास ध्यान खींचता है। फिल्म में लीडर खुद अपनी तारीफ नहीं करता, बल्कि इंडिया का सबसे खूंखार, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम अपनी महफिल में बैठकर पीएम के खौफ की चर्चा करता है। वो उन्हें इस तरह इफेक्टिव बताता है जैसे फूड डिलीवरी ऐप पर किसी रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग दे रहा हो। ये प्रोपेगेंडा की दुनिया की काफी पुरानी और टेस्टेड तकनीक है। ये सीधे इंसानी मानसिकता पर वार करती है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ जैसे अगर हॉलीवुड की एवेंजर्स फिल्म में स्पाइडरमैन खुद आकर कहे कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो हूं, तो कैसा लगेगा? लोगों को लगेगा भाई कितना ईगो है इसमें। हाँ, वो झूठा और अजीब लगेगा। लेकिन अगर थानोस जैसा सबसे खतरनाक विलन कहे कि स्पाइडरमैन का नाम सुनकर मुझे पसीना आ जाता है, तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर विलेन हीरो की ताकत का लोहा माने तो वो बात पत्थर की लकीर बन जाती है। इस एग्जाम्पल ने इस पूरी साइकोलॉजिकल चाल को क्लियर कर दिया। जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करता है ना, तो दर्शकों के मन में सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पेड प्रमोशन हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड इसे यूनिवर्सली ट्रू मान लेता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब दुश्मन इतना डरा हुआ है तो वो हाथ पर हाथ धरे तो बैठेगा नहीं। यहां से बात फॉरेन पावर्स और जियोपॉलिटिक्स पर आ जाती है, जिसे सोर्स ने बड़ा ही कैची नाम दिया है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ, फिल्म में एक आईएसआई एजेंट है मेजर इकबाल। वो दावा करता है कि उसने अमेरिकन डॉलर्स का इस्तेमाल करके इंडिया के एनजीओज, मीडिया और सोशलिस्ट विचारधारा वाले लोगों को फंड किया ताकि करंट गवर्नमेंट को हरा सकें। और यहीं पर सोर्स फिल्म की इस काल्पनिक दुनिया का सामना रियल वर्ल्ड के फैक्ट से करवाता है। और जो सच्चाई सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। बिल्कुल, सोर्स याद दिलाता है कि जिस अमेरिकन साजिश की बात फिल्म में हो रही है, रियलिटी उसके बिल्कुल उलट थी। 2014 के चुनाव नतीजों से कई महीने पहले ही यूएस एम्बेसडर ने करंट लीडरशिप से मुलाकात कर ली थी। हाँ, और जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स आए, डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट उस वक्त ओबामा थे, उन्होंने उन्हें व्हाइट हाउस आने का न्योता दे दिया था। तो अमेरिका वाला क्लेम तो उड़ गया। और पाकिस्तान वाली आईएसआई की साजिश का क्या?
उसके लिए सोर्स ने 2018 का एक पब्लिक स्टेटमेंट दिखाया। और वो स्टेटमेंट किसी छोटे मोटे इंसान का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ असद दुर्रानी का था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि इंडिया के चुनावों में आईएसआई असल में करंट लीडरशिप की जीत को ही अपने फायदे में देख रही थी। यानी फिल्म जो एक बहुत बड़ी फॉरेन साजिश का जाल बुन रही है, सोर्स के अनुसार वो फैक्ट्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वाह। और फॉरेन फंडिंग के मुद्दे ने एक और पॉइंट उठाया था। सोर्स ने डिटेल में बताया कि कैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और लगभग 20,000 एनजीओस के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। हाँ, जिसमें ग्रीन पीस जैसी संस्था भी शामिल थी, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो क्लीन एयर और एनवायरनमेंट के लिए लड़ते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात वो सोशलिस्ट वाला एंगल था। हाँ। फिल्म में इस शब्द को सीधे तौर पर फॉरेन फंडेड और एंटी नेशनल बता दिया गया। ये काफी अजीब है, क्योंकि सोशलिस्ट शब्द तो हमारे संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में लिखा गया है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। सोर्स के अनुसार जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी कोर शब्द को या पब्लिक सोसाइटी की आवाज उठाने वाले एनजीओज को विलन बना देते हैं, तो आप इफेक्टिवली हर आवाज उठाने वाले प्लेटफॉर्म को ही डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। और विदेशी फंडिंग के रियल डेटा पर भी सोर्स ने बात की थी। बिल्कुल। वीडियो में अल जजीरा और कुछ और रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है, जो दर्शाती हैं कि अमेरिका से आने वाला करोड़ों डॉलर का फंड असल में राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को मिला था। तो सोर्स कंक्लूड करता है कि फिल्म जानबूझकर सच्चाई को 180 डिग्री पलट रही है, ताकि एनजीओज और दूसरी आवाजों को दबाने के नैरेटिव को जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन देखो, विदेशी ताकतों का हवा खड़ा करना तो उसे बेस बनाना है। असली खेल इसके बाद शुरू होता है। हाँ, सबसे डरावना हिस्सा, जब इस सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा आम लोगों की उन यादों पर हमला करता है जो उन्होंने खुद जिए, जिसे साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग कहा जाता है। गैस लाइटिंग, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब किसी इंसान को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपने खुद के अनुभवों और आंखों देखी सच्चाई पर ही डाउट करने लगे, है ना? एकदम सही। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल सोर्स ने डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के संदर्भ में दिया है। फिल्म में नोटबंदी को एक नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक बताया गया है। हाँ, फिल्म कहती है कि 7,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी को रोकने के लिए ये डिसीजन लिया गया था। बड़े पर्दे पर इसे बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाया गया। लेकिन सोर्स इस सिनेमैटिक ट्रूथ के सामने आरबीआई का ऑफिशियल डेटा रख देता है। डेटा क्लियरली बताता है कि मार्केट से जितना भी पैसा वापस लिया गया था, जिसमें करीब 15.4 लाख करोड़ थे, उसका 99.3% पैसा सक्सेसफुली बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। अरे बाप रे, यानी लगभग सारा का सारा पैसा लाया गया। तो फेक करेंसी कितनी पकड़ी गई थी? 7,000 करोड़ नहीं, बल्कि मात्र 43 करोड़ रुपए। मात्र 43 करोड़। और सोर्स ने इकोनॉमिक्स और कॉमन मैन की भी बात की थी, है ना? हाँ, एनबीआर जैसी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्टडीज बताती हैं कि इस मूव से जीडीपी में भारी गिरावट आई। और उन आम लोगों का दर्द जिन्हें हमने सड़कों पर देखा था, भीषण गर्मी में एटीएम की लंबी लाइनें, कैश की कमी और उन 80 से ज्यादा लोगों की मौत जो उन लाइनों में खड़े थे। गैसलाइटिंग यही तो है, पर्दे पर अच्छे बैकग्राउंड स्कोर के साथ उस रियल वर्ल्ड ट्रेजेडी को एक महान योजना और बलिदान बनाकर पेश कर देना, ताकि लोग अपना खुद का अनुभव भूलकर उस नैरेटिव को सच मान लें। ये सच में काफी डीप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। और सोर्स बताता है कि एक सिमिलर टेक्निक अतीक अहमद के केस में भी यूज हुई थी। हाँ, अतीक अहमद वाला पॉइंट काफी रिवीलिंग है। 2023 में लाइव टीवी पर उसकी जो हत्या हुई, फिल्म में उसे एक बहुत ही क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तौर पर जस्टिफाई किया गया है। और दिखाया गया है कि आईएसआई का मेजर इकबाल पाकिस्तान में बैठकर टीवी पर यह हत्या देख रहा है और चौंक जाता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहीं पर सोर्स ने टाइमलाइन का सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। फैक्ट्स के अनुसार जिस मेजर इकबाल पर यह कैरेक्टर बेस किया गया था, उसकी मौत तो 2011 में ही हो चुकी थी। वेट, सीरियसली? जो इंसान 12 साल पहले मर चुका है, वो 2023 का मर्डर लाइव टीवी पर कैसे देख सकता है? ये तो पूरी कहानी के बेसिक लॉजिक पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। सही कहा। और सोर्स इस पर और डिटेल में जाता है। रियलिटी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पुलिस कस्टडी में हत्या होने का अंदेशा जताया गया था। ये पूरा इंसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर का एक मैसिव फेलियर था, ना कि कोई ब्रिलियंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन। और एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया, सोर्स ने हाईलाइट किया
कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस आतंकवादी या गैंगस्टर को भारत के संसद भवन में ऑफिशियली श्रद्धांजलि भी दी गई थी। यही वो पैराडॉक्स है, फैक्टों को तोड़ मरोड़ कर स्क्रीन पर इस तरह से पेश करना कि लोग सच और झूठ का फर्क ही भूल जाएं। और पता है, विज्ञापन या प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत इसमें नहीं होती कि वो क्या दिखा रहे हैं। तो फिर किस में होती है? सोर्स काफी ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करता है कि असली ताकत इसमें होती है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, जिसे हम पावर ऑफ ओमिशन कहते हैं। जो फैक्ट उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता उसे सिंपली हिस्ट्री से गायब कर दो। बिल्कुल, आधे झूठ और आधी सच्चाई से बना नैरेटिव। और सोर्स ने ऐसे कई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लिस्ट किए हैं जो फिल्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे 2015 में पीएम का अचानक पाकिस्तान जाना और नवाज शरीफ के घर पे मिलना, या फिर 2016 का पठानकोट अटैक। हाँ, और सबसे जरूरी 2019 का पुलवामा हमला। सोर्स कहता है कि पुलवामा अटैक से पहले लगभग 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि कुछ बड़ा टेरर अटैक होने वाला है, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इन फैक्ट्स को फिल्म से इसलिए गायब कर दिया गया क्योंकि अगर इनको ऐड किया जाता तो हीरो की वो इनविंसिबल यानी अजेय इमेज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती। सही बात है। तो इन सारी टेक्निक्स को, चाहे वो इमोशनल प्राइमिंग हो, गैस लाइटिंग हो या फैक्ट्स छुपाना हो, इन सब को समझाने के बाद वीडियो क्रिएटर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड लेते हैं। वो अपने कोर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, ध्रुव राठी ने वहां अपने YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स का जिक्र किया है, जिसका कोड उन्होंने DHR42 बताया। पर एक पॉलिटिकल डीप डाइव के बीच में इस कोर्स को मेंशन करने का रीजन क्या था? उनका पॉइंट मीडियम की ताकत को हाईलाइट करना था। वो बताना चाहते हैं कि स्क्रिप्टिंग, कैमरा और स्टोरी टेलिंग एक पावर है। आप चाहें तो उनका इस्तेमाल लोगों का दिमाग हैक करने और झूठ बेचने में करें, जैसा कि इस फिल्म ने किया, या फिर आप उन्हीं टूल से सच्चाई सामने ला सकते हैं। ओह, मतलब लोगों को अवेयर करना ताकि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में खुद को बचा सकें। बिल्कुल, वही मकसद लगता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हम आखिर क्या कंक्लूड करते हैं? इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जब किसी फिल्म या मीडिया पीस के पास अनलिमिटेड पैसा और पावर होता है, तो वो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करते, वो आपके इतिहास को और उससे भी ज्यादा आपकी करंट मेमोरी को रीराइट करने का एक बहुत पावरफुल हथियार बन जाते हैं। और इसलिए इस प्रोसेस को समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। ऐसे में किसी भी जानकारी को बिना सवाल उठाए एक्सेप्ट कर लेना, फिर चाहे वो मल्टीप्लेक्स के बड़े पर्दे पर ही क्यों ना हो, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हमारा मेंटल डिफेंस हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। सही कहा। जाने से पहले एक आखिरी सोचने वाली बात छोड़कर जाना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा हमारे दिमाग में उन घटनाओं की यादों को इतनी आसानी से बदल सकता है जो सिर्फ 5 या 8 साल पहले हमारे ही सामने हुई थी, जिनको लोगों ने खुद फेस किया है, तो जरा सोचिए। हाँ, जो इतिहास सैकड़ों साल पहले घटित हुआ था, जिसकी समझ आज हमारे दिमाग में बिठाई जा रही है, वो हिस्ट्री कितनी सुरक्षित होगी, या फिर वो कितनी बार बदली जा चुकी होगी? ये बहुत ही डीपली प्रोवोकेटिव सवाल है। इसलिए अगली बार जब कोई नई कहानी सामने आए, तो हम सबको खुद से बस एक सवाल जरूर पूछना चाहिए: मुझे क्या दिखाया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? इसी थॉट के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं। सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।